सॉरी। नाइन। आयुषी, अंजलि, अंकिता, शशि, हरिप्रिया, प्रगति। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड एंजॉइंग वेल एंड स्टडीइंग वेल। और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज देखिए टारगेट है 4 टर्म्स को पढ़ करके इन टर्म्स को ख़त्म करने का, यानी कि जो यूनिट 4 है उसको ख़त्म करने का आज प्लान है मेरा। तो आज इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी की चर्चा करेंगे। देयर आफ्टर मैजिक रियलिज्म एंड आफ्टर मैजिक रियलिज्म विल डिस्कस एलिगरी। तो ये चारों टर्म छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो उनको हम लोग आज की क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी और आप बेहतर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई सलाह है, कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, उसको भी आप कह के और पूछ सकते हैं। एंड उससे पहले, यानी कि हम क्लास को बिगिन करें उससे पहले आपके लिए आज एक छोटा सा टास्क है। ठीक है, ये है आपको स्क्रीन पर दिख रही एक कुछ लाइनें दिख रही सभी को। ये कुछ लाइनें आपको दिख रही हैं, जरा इसको पढ़िए और पढ़ करके आपको क्या समझ में आता है जरा कुछ हमको एक आध लाइन में लिख करके बताइए। ठीक है, इन लाइंस को पढ़ करके आपको क्या समझ में आता है वो हमें जरा सा कमेंट में लिख करके बताइए। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि आप कुछ एक लाइन, ज़्यादा नहीं, आपको पूरी पूरी पोएम पढ़ करके नहीं समझ में आता है। कुछ एक दो लाइन पढ़ करके, कुछ एक आध लाइन में, एक आध वर्ड में, दो चार शब्दों में आप कुछ कहिए इसके विषय में जो ये लाइंस आपके सामने है। इसी के बाद हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं कि आप पढ़ करके इसको हमें बताएंगे, यानी कि आपके कुछ दो चार कमेंट्स हमको मिलेंगे, दो चार स्टूडेंट्स के एटलीस्ट। देर आफ्टर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप 5 मिनट का समय लीजिए। 5 मिनट का समय लेकर के आप इन लाइंस को पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या आपको समझ में आता है उसको एक शब्द में, एक लाइन में, 2 लाइन में, 4 लाइन में, जितना आप टाइप कर सकते हैं वो फटाफट से आप लिख करके भेजिए। मैं आपको 5 मिनट का, पूरे 5 मिनट का समय देता हूं इस काम के लिए। 7:09 हो रहा है। मैं 7:15 तक आपको समय देता हूं। इसको पढ़िए और पढ़ करके आपको क्या समझ में आता है, कुछ भी जो समझ में आए, 2-4 शब्द में, 1-2 लाइन में, जितना आप टाइप कर सकते हैं इसमें कुछ लिख करके आप बताइए हमें। दिस इज द पोएट्री ऑफ डेविड ड्यूक। वेरी गुड। पैट्रियोटिज्म फॉर अफ्रीका। वेरी गुड। भाई 14 स्टूडेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने 14, अभी 15 हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी कुछ ना कुछ इसके विषय में जरूर कहें, क्या उनको समझ में आता है। ऐसी भी नहीं है कि ये लाइनें आपने पढ़ी नहीं है, सभी ने पढ़ी हैं, सबकी नोन लाइनें हैं। ठीक ना।
आयुषी, अंजलि, अंकिता, शशि प्रभा, हरिप्रिया, प्रगति, अनामिका, अपर्णा, श्रेया, विशाल, यादव, श्रेया, प्रगति राय, नहीं सॉरी प्रज्ञा राय, श्वेता भारती, श्वेता दुबे। ठीक है, टोटल 15 स्टूडेंट्स इस समय लाइव हैं हमारे साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 15 तो कुछ ना कुछ आंसर दें। Patriotism for Ayushira, Africa is personified in the whole poem. अपर्णा सिंह सर, इस पोएम में अफ्रीका को पर्सोनिफाई किया गया है। वेरी गुड। यहाँ पोएट अफ्रीका के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक मतलब इतने जो मैसेजेस मैंने पढ़े इसमें श्रेया है, आयुषी है और अपर्णा, श्रेया दीक्षित। ठीक है, 2 श्रेया हैं, एक अपर्णा है, एक आयुषी है, यानी कि 4 के कमेंट्स अभी मिले हैं। स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी, 16 हो गए। ठीक है, मैंने कहा था कि अभी अभी तो केवल 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए हैं, 2 मिनट मैं और इंतजार कर रहा हूँ। 5, ठीक है, 7:15 पर मैं आगे की बात स्टार्ट करूंगा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आज के क्लास की बिगनिंग कुछ अलग सी है? यहाँ पोएट अफ्रीका के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आयरॉनिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लाइन में। आयरॉनिकल स्टेटमेंट, अफ्रीका ऑफ प्राउड वॉरियर्स इन, नहीं आयरॉनिकल नहीं, पहली लाइन तो आयरॉनिकल नहीं, अफ्रीका में अफ्रीका, आयरनी इसको नहीं कह सकते हैं। बाय द वे, आपका स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमें यहाँ पर गलत सही से मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि आप क्या समझ पा रहे हैं पोएम को पढ़ करके। इसलिए मैंने यहाँ पर टाइटल हटा दिया, केवल पोएम की लाइंस दी हैं। नोन लाइन इसलिए दी कि आपको इजीली कुछ ना कुछ आप इसके विषय में कह सके। अंकिता मौर्य ने लिखा है, विशाल शर्मा ने, बहुत बढ़िया भाई, काफी स्पीड में चल रहे हैं आप लोग, हमको तेजी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शशि प्रभा, पोएट शेयर हिज कंट्री लव। ठीक है, सेंटेंस का ग्रामर सही नहीं है, लेकिन हमें समझ आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। ठीक है, विशाल शर्मा, पोएट इज रिप्रेजेंटेटिव हिज लव फॉर हिज मदरलैंड। रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पोएट इज प्रेजेंटिंग होना चाहिए। ठीक है, अंकिता मौर्य, दिस इज द पोएम बाय डेविड ड्यूप, ऑल्दो he never went to Africa till his last stage of life, but he heard of Africa from his grandmother. ठीक है, अनामिका, द पोएम एक्सप्रेसेस अ होप। ठीक, ये भी अच्छा। सर, पोएट स्लेवरी के अगेंस्ट है और पोएम से अपनी पैट्रियोटिक फीलिंग बता रहा है। ठीक है, is in this poem poet talks about the glorious past of this country Africa, as well as he expresses his feeling through various literary elements. बहुत अच्छे। तो कोई एक दो एलिमेंट्स जो आपको इसमें नजर आ रहे हों, बस 1 मिनट का समय आपके पास और है। श्वेता दुबे, पोएट शेयर हिज, देखो पोएट सिंगुलर है तो उसके साथ शेयर्स, ये बात जरूर ध्यान रखिए। ग्रामर मत गलत करिए आप लोग, हिंदी में लिखिए चलेगा, ठीक है, अंग्रेजी में ग्रामर मत गलत करिए। ठीक, पोएट शेयर्स हिज लव अबाउट मदरलैंड नहीं, फॉर मदरलैंड। ठीक है, पोएट शेयर्स हिज लव फॉर हिज मदरलैंड। ठीक है, चलो चलिए 7:15 हो गए।
तो इतने लोगों ने इतने ऑब्जर्वेशंस दिए। अच्छा, एक चीज और ठीक है, यहां पर जैसे लाइंस हमने दे दी, आपके दिमाग में फट से तुरंत क्या आया? पोएट का नाम आया, पोएम का नाम आया, अफ्रीका पोएम है, पोएट है, इसलिए आ गया तुरंत क्योंकि ये पोएम आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। और तुरंत ही आपके दिमाग में आया कि पोएट कह रहा है, ठीक है, या पोएट ऐसा जिक्र कर रहा है, या पोएट ऐसा सोच रहा है, ठीक है। एक बात आपके दिमाग में आई। दूसरा क्या तरीका है, क्या आप में से किसी ने पोएट को हटा करके कुछ सोचा? पोएट क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, इस पोएट को हटा करके क्या आप में से किसी ने इन लाइंस के विषय में कुछ सोचा? इस बात का जवाब दीजिए कि क्या, अगर यस है तो यस लिखिए, नो है तो नो लिखिए फट से। पोएट से हट करके कुछ आपने सोचा? इट इज पोएट्री ऑन अफ्रीकाज स्ट्रगल टुवर्ड्स इट्स इंडिपेंडेंस। ये भी एक हद तक सही है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर पोएट का जिक्र नहीं है। नो, किसी ने अभी दो दो मैसेजेस हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, इस बात को मैं एक पोल देता हूं, देखता हूं कितने परसेंट ने पोएट को हटा करके। यहां पर मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रहा हूं, केवल यस या नो लिख रहा हूं, ठीक है। जिन बस आपको यस या नो पर क्लिक करना है। अगर आपने पोएट को हटा करके कुछ सोचा, ठीक है, तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा जल्दी से। ओनली 30 सेकेंड्स आपके पास होंगे यस नो करने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। कुछ ने सोचा, 20% ने सोचा पोएट को हटा करके, और 80% ने पोएट के पर्सपेक्टिव से ही बात सोची है, ठीक है। बस ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के बेस पर आपके जो शुरू के दो टर्म्स हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। आपको ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, ठीक है। इसी के बेस पर, ठीक, 25%, ठीक है, ने पोएट के पर्सपेक्टिव को छोड़ करके सोचा इस लाइन के विषय में, बाकी 75 ने पोएट के पर्सपेक्टिव से सोचा, ठीक है। बात क्लियर है? अब यहां पर ये पोल आपके सामने है, अलग अलग स्टूडेंट ने क्या क्या लिखा ये आपके सबके सामने है, ठीक है। ज्यादातर में पोएट दिखाई दे रहा है, जैसे लास्ट में देखिए अंकिता मौर्य का है, इट्स अ पोएट्री ऑन अफ्रीकाज स्ट्रगल टुवर्ड्स इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहां पर पोएट का कोई जिक्र नहीं है। ऊपर के इसमें श्वेता का है, इसमें पोएट है, इसमें पोएट है, इसमें ऊपर भी पोएट है। पोएम एक्सप्रेसेस अ होप, ठीक है। अनामिका सोनकर का जो मैसेज है इसमें जो है पोएट एक्सप्रेसेस होप, इसमें पोएट नहीं है, पोएम है। पोएम क्या प्रेजेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर अंकिता का ही एक मैसेज है, दिस पोएम। अब यहां पर देखिए पोएट का जिक्र है, ठीक। कुछ में पोएट का जिक्र आपने किया, कुछ में आपने पोएट का जिक्र नहीं किया। बात समझ रहे हैं? कुछ ने पोएट का जिक्र किया, कुछ ने पोएट का जिक्र नहीं किया। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं अपने टर्म्स पर, ठीक है। टर्म्स क्या है हमारे सामने? हमारे सामने जो टर्म्स हैं आज, एक है इंटेंशनल, दूसरा है अफेक्टिव, और एक वर्ड मिला है आपको फैलेसी, ठीक है। एक्चुअली दो वर्ड हैं, इसको इसको एक तरीके से कहा जाए तो इंटेंशनल फैलेसी एक वर्ड, फैलेसी, ठीक है। दूसरा वर्ड है अफेक्टिव फैलेसी,
ठीक है। तो ये एक्चुअली में दो वर्ड हैं, तो जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग कॉमन लेते थे तो वही काम यहाँ किया गया है, फैलेसी को कॉमन ले लिया गया है, इंटेंशनल और अफेक्टिव के बीच में एंड जोड़ दिया गया है। तो इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। तो यहां पर और आगे बातचीत करें, इसके लिए आपको क्या करना है, इस एक वर्ड का मतलब समझ लेना। किसका? फैलेसी का मतलब समझ लेना है। फैलेसी का मतलब होता है एरर, ठीक है। एरर मतलब गलती, ठीक है, मतलब मिस्टेक। बात समझ में आए? यानी कि इंटेंशनल फैलेसी यानी कि किसी इंटेंशन की वजह से हुई गलती, और अफेक्टिव फैलेसी मतलब किसी इफेक्ट की वजह से हुई गलती। किस बात में गलती है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, मींस की इन एनालाइजिंग एनी पीस ऑफ लिटरेचर, इन एनालाइजिंग एनी पीस ऑफ वर्क। बात क्लियर? किसी भी पीस ऑफ वर्क को, किसी पोएम को, किसी ड्रामा को, किसी नॉवेल को समझने में, उसके क्रिटिसिज्म में, ठीक है, उसकी एनालिसिस में जो गलती हुई, किसकी वजह से? एक इंटेंशन की वजह से, दूसरा किसी इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जो इंटेंशन की वजह से गलती हुई वो इंटेंशनल फैलेसी है, जो किसी इफेक्ट की वजह से गलती हुई वो इफेक्टिव फैलेसी है। यही दो बातें हमने यहां पर जिक्र करनी है, ठीक है। इन्हीं दो बातों की स्टडी करनी है। अब इस पर चर्चा करेंगे, इंटेंशनल फैलेसी का क्या मीनिंग है और अफेक्टिव फैलेसी का क्या मीनिंग है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइजेस की, हमने आपको 5 मिनट 6 मिनट का समय दिया, फिर 2-3 मिनट और लेकर के उस पर हमने ये पढ़ पढ़ करके जिक्र किया कि किसने क्या लिखा, ठीक है। तो अभी उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि दोनों टर्म्स आए कहां से, इनका जिक्र शुरू कहां से हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, वो सोर्स लिखते हैं जहां से इसकी बिगिनिंग हुई, देयर आफ्टर हम लोग तब इस पर प्रॉपर चर्चा करेंगे, दोनों टर्म्स पर अलग अलग से, इंटेंशनल फैलेसी पर भी और अफेक्टिव फैलेसी पर भी, ठीक है। तो देखिए दो एसेज हैं जो टर्म दिए दिए गए यहां, वो दो एसेज हैं एक्चुअली। ईयर है 1946, ठीक है, 1946, 1946 सन था। दो राइटर थे, एक का नाम था W.K. विमसाट, ठीक है, W.K. विमसाट। दूसरे का नाम था मॉनरे सी बियर्डस्ले, ठीक है। विलियम के विमसाट, W.K. विमसाट एंड मॉनरे सी बियर्डस्ले, ठीक है। W का विलियम है, K का मुझे याद नहीं है, ठीक है। मॉनरे सी बियर्डस्ले एंड विलियम के विमसाट या W.K. विमसाट, ये दो राइटर थे। और एक ईयर कौन सा है? 1946। इन दोनों ने कोलैबोरेशन में दो एसेज लिखे। क्या क्या लिखे? दो एसेज लिखे। एक का नाम था द इंटेंशनल फैलेसी। क्या लिखा? द इंटेंशनल फैलेसी, ठीक है। दूसरे दूसरा जो एसे लिखा उसका नाम था द अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। द इंटेंशनल फैलेसी एंड द इफेक्टिव फैलेसी कब लिखा? 1946 एंड इन द सेम ईयर 1946 दोनों ने कोलैबोरेशन में लिखा। और उसके बाद एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था जिस कलेक्शन का नाम था द वर्बल आइकन, ठीक है। एक कलेक्शन जिसका नाम था द वर्बल आइकन, द वर्बल आइकन, ठीक है। ईयर था 1954, ठीक है। इस कलेक्शन में
इन दोनों एसेज को दोबारा प्रिंट किया गया था। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दे दी। मेन इंफॉर्मेशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये दो राइटर थे सज्जन महोदय, ठीक है, कौन कौन, मिस्टर डब्ल्यू के विमसाट, विलियम के विमसाट एंड मॉनरे सी बियर्ड्सले, बोथ आर न्यू क्रिटिक्स। क्या है ये? इन दोनों को क्या कहा जाता है? न्यू क्रिटिक्स, ठीक है। अब कहेंगे भैया ये न्यू क्रिटिक कौन है? और न्यू क्रिटिक है तो इनका यहाँ न्यू का मतलब नया वाला नहीं है। एक्चुअली देयर वाज अ ग्रुप और देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इज नोन एज न्यू क्रिटिसिज्म, और उस मूवमेंट से रिलेटेड जो भी क्रिटिक्स थे उनको न्यू क्रिटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको न्यू क्रिटिक कहा जाता है। तो उन्हीं में से एक है ये। और ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसकी एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझिए। न्यू क्रिटिसिज्म का फोकस एक्चुअली इस बात पर था कि जो टेक्स्ट है, जैसे हमने लाइन आपके सामने रख दी, उसका पोएट हटा दिया, चूंकि पोएम आपकी पढ़ी हुई थी, नोन पोएम थी, आप पहले से जानते थे कि डेविड ड्यूब की पोएम है, अफ्रीका है टाइटल इसका, तो आपने तुरंत जज कर लिया, ठीक है। अभी मैंने कोई एक अननोन लाइन उठा करके रखी होती और आपसे हम पूछते कि व्हाट डज इट मीन, तब शायद आपका कुछ और अलग अलग एक्सप्रेशन निकलता। मीन्स व्हेन द रीडर और व्हेन द क्रिटिक रिमूव्स द राइटर, रिमूव्स द ऑथर, then critic focuses on the text, and the new criticism focuses that or thinks that टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक। टेक्स्ट जो है वो कैसा है? वो ऑटोटेलिक है। मींस एवरीथिंग इज विद इन द टेक्स्ट, नथिंग इज आउटसाइड द टेक्स्ट। टेक्स्ट के आउटसाइड कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जो कुछ भी है वो टेक्सटुअल एनालिसिस है। अब आप कहेंगे टेक्सटुअल एनालिसिस अगर नहीं है तब क्या है? उस कंडीशन में क्या चीजें हो सकती हैं भाई? बहुत सारे तरीके हैं क्रिटिसिज्म के। कैसे तरीके हैं? एक तरीका है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म का। क्या तरीका है? हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। तीसरा तरीका है टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म। ठीक है। चौथा तरीका है रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, रीडर रिस्पॉन्स के ये चार टाइप के हमने आपको लिख दिए। हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म अभी बीच में आपने देखा, जैसे पीछे हम अगर थोड़ा सा ये देखें आपके कमेंट्स को, तो उसमें हम आपको देख करके बताते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एक लिखा गया कि कहीं किसी ने लिखा था, हाँ, जैसे ये अंकिता मौर्य ने लिखा था कि कहाँ गया भाई? फिर से ऊपर गायब हो गया। अच्छा, मिल गया फिर से कि दिस इज पोएम बाय डेविड ड्यूब, ऑल्दो ही नेवर वेंट टू अफ्रीका टिल हिज लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, बट ही हर्ड ऑफ अफ्रीका फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर। तो ये एक्चुअली में क्या है? यहां पर राइटर की हिस्ट्री और राइटर की बायोग्राफी दोनों को मिक्स किया गया। ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि ये दूसरा है, इसमें स्लेवरी का जिक्र है। किसने कहा था? हाँ, अपर्णा सिंह ने कहा कि द पोएट, यहाँ पोएट स्लेवरी के अगेंस्ट है और पोएम से अपनी पैट्रियोटिक फीलिंग बता रहा है। मतलब कि स्लेवरी के विषय में हमने सोचा, ठीक है, अपर्णा ने स्लेवरी के विषय में सोचा, मींस उन्होंने हिस्ट्री के विषय में सोचा कि जो अफ्रीका था
वो कॉलोनी था, वहां पर स्लेवरी थी, जो ब्रिटिश पीपल थे, फ्रेंच पीपल थे, यूरोपियन पीपल थे, वो वहां जा करके उस पे स्लेवरी को स्लेव बना रखा था, उनको उन पर अपना शासन बना रखा था। दिस इज द हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री में गए, बैक हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में गए मींस हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, जैसे किसी ने ये कहा कि यहां पर स्लेवरी का जिक्र है, तो टेक्स्ट में आप बाद में गए, हिस्ट्री में पहले चले गए। किसी ने कहा कि पोएट जो है वो वहां पर कभी नहीं गया, अफ्रीका कभी नहीं गया, वो अपनी दादी से कहानियों में सुन रखा था, तो दिस इज बायोग्राफिकल डिटेल ऑफ द राइटर। ठीक है, कि उसने वहां ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज कि उसने अपनी दादी से सुन रखा था। ठीक है, तो ये क्या है, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म है। तीसरा क्या हुआ, अगर हम कुछ नहीं कहते, जैसे हरिप्रिया ने मैसेज लिखा क्या, कि इन दिस पोएम पोएट टॉक्स अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ हिज कंट्री। चलिए कंट्री को छोड़ते हैं, आगे जो लिखा है इन्होंने, एज ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग थ्रू वेरियस लिटरेरी एलिमेंट्स। तो ये जो वेरियस लिटरेरी एलिमेंट्स की बात की गई, तो अगर हम राइटर को पीछे छोड़ देते, हिस्ट्री को पीछे छोड़ देते, तो किस पर चर्चा करते, जो लाइन हमारे सामने है उसमें क्या लिटरेरी एलिमेंट्स हैं, क्या टेक्निक है, क्या मीनिंग निकल रही है, तो ये क्या होता, टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म होता। और चौथी जो बात हुई कि आपने वो पोएम पढ़ी, या किसी ने भी पढ़ी, कोई भी रीडर हो सकता है, और जिस रीडर ने वो पोएम पढ़ी उसने क्या फील किया, व्हाट मीनिंग ही डिराइव्स। ठीक ना, तो वो क्या हुआ, रीडर रेस्पॉन्स हुआ। ठीक है, राइटर क्या मीनिंग डिराइव कर रहा है, ये सॉरी रीडर क्या मीनिंग डिराइव कर रहा है, ये रीडर रेस्पॉन्स हुआ। ठीक, तो जो न्यू क्रिटिसिज्म था, न्यू क्रिटिसिज्म का फोकस यहां पर था, कहां पर था, टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म पर। वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, बोथ शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड, दीज आर नॉट द राइट वे। क्या राइट वे है, टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इंटेंशनल फैलेसी और इफेक्टिव फैलेसी का जिक्र किया। यानी कि जब आप किसी इफेक्ट में आकर के गलती कर देते हैं, टेक्सटुअल एनालिसिस से दूर हो जाते हैं, तब वो इफेक्टिव फैलेसी हो गई। और जब आप किसी इंटेंशन की वजह से टेक्सटुअल एनालिसिस से दूर हो जाते हैं, देन दिस एरर इज एक्चुअली इंटेंशनल फैलेसी। ठीक है, तो जब इंटेंशन की वजह से आप एरर किए, वो इंटेंशनल फैलेसी है, और जब आप किसी इफेक्ट में आकर के किए तो वो अफेक्टिव फैलेसी है। ठीक है, गलती किस बात की है, गलती ये है कि आप टेक्सटुअल क्रिटिसिज्म से, टेक्सटुअल एनालिसिस से दूर हो गए। क्लियर समझ में आया, गलती कौन सी हो रही है, टेक्सटुअल एनालिसिस से दूर होना। क्यों हो रही है, एक गलती इंटेंशन की वजह से हो रही है, दूसरी इफेक्ट की वजह से हो रही है। अब इंटेंशन और इफेक्ट क्या है, उस पर चर्चा आगे करते हैं। ठीक है, तो जरा इंटेंशन, अब सबसे पहले एक एक टर्म की चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले लिखिएगा इंटेंशनल फैलेसी। ठीक है, इंटेंशनल फैलेसी। ठीक, इंटेंशनल फैलेसी की चर्चा करेंगे। दोनों का सोर्स हमने आपको बता दिया, दो राइटर हैं, विलियम के विमसॉट एंड मॉरेट्सी बियर्सले। दोनों का कोलैबोरेटिव एसे है, द इंटेंशनल फैलेसी, दूसरा है द इफेक्टिव फैलेसी। वहीं से ये थॉट्स आ रहे हैं। अब उस एसे में इन्होंने क्या कहा, तो इंटेंशनल फैलेसी को इन्होंने कहा, द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग, द एरर of interpreting a literary work
by reference to evidence outside the text, outside the text itself. For an intention the design and purpose of its author। ठीक है, ये क्या है, ये हमने एज इट इज इनके क्रिटिसिज्म से आपको कॉपी किया। अब यही इतनी मुख्य बात है इंटेंशनल फैलेसी की, इसी को आप जितना भी चाहें एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तो द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क, ठीक है, means this intentional fallacy is actually an error। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये एक्चुअली में क्या है, एक एरर है। अब एरर किस प्रकार का है, ठीक है, एरर अ लिटरेरी वर्क, किस काम में एरर है, इन इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क। ठीक है, किसी लिटरेरी वर्क को, वेदर इट इज पोएट्री, वेदर इट इज प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, जो भी काइंड का ये लिटरेरी वर्क है, उसके इंटरप्रिटेशन में जो एरर होता है, एरर किस बात का है, बाय रेफरेंस टू एविडेंस आउटसाइड द टेक्स्ट इटसेल्फ। ठीक है, जो टेक्स्ट है, जो लिटरेरी टेक्स्ट है, उस लिटरेरी टेक्स्ट से आउटसाइड के रेफरेंसेस की वजह से जो इंटरप्रिटेशन में एरर आता है, वो क्या है, इंटेंशनल फैलेसी है। और वो एरर क्यों आ रहा है, फॉर एन इंटेंशन ऑफ इट्स आथर। ठीक है, बीच में दो बातें कही, द डिजाइन एंड द पर्पज, मीन्स व्हेन वी एंटर इनटू द बायोग्राफिकल डिटेल ऑफ द राइटर and we goes away from the text itself and make an error in the interpreting a text, this is intentional fallacy। बात क्लियर है, यानी कि जब किसी टेक्स्ट को समझने में हम उसके इंटरप्रिटेशन में, हम मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट दिया गया इंटरप्रिटेशन के लिए, तो आप उसकी टेक्सटुअल एनालिसिस ना करने के बजाय आप राइटर की बायोग्राफिकल डिटेल में घुस जाएं, दिस इज एन एरर अकॉर्डिंग टू विलियम के विमसॉट एंड मोनरा सी डी बर्ड्सले। ठीक है, इन दोनों राइटर्स के अनुसार राइटर की बायोग्राफिकल डिटेल में चले जाना टेक्सटुअल एनालिसिस करने के बजाय इज एन एरर एंड दिस एरर इज नोन एज इंटेंशनल फैलेसी। क्लियर, सिंपल सा सरल भाषा में हमने बताया। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो उसको लिखिए, तब तक हम बढ़ते हैं किस पर, अफेक्टिव फैलेसी पर। ठीक है, अफेक्टिव फैलेसी क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग। तो इसे भी लिखिएगा, अफेक्टिव फैलेसी के विषय में भी थोड़ा सा। द एरर ऑफ इवेल्युएशन अब
ऑफ अ पोएम अ पोएम, ठीक है, या फिर वर्क ऑफ लिटरेचर, ठीक है, वर्क ऑफ लिटरेचर बाय इट्स इफेक्ट्स, बाय इट्स इफेक्ट्स especially its emotional effects upon the reader, ठीक है। तो ये बात पर आप फोकस करिएगा और इट्स इफेक्ट पर, ठीक है। मीन्स व्हेन द एरर टुक प्लेस, मैं आपका कमेंट चेक कर लूं उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। किसी का कोई कमेंट नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो अफेक्टिव फैलेसी है ये कैसा एरर है, दिस इज आल्सो एन एरर इन एवेल्युएशन आर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम और लिटरेरी टेक्स्ट। किसी लिटरेरी टेक्स्ट या किसी पोएम, किसी ड्रामा या किसी टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन में जो एक एरर है, और वो एरर क्यों है, बाई इट्स इफेक्ट। किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द पोएम। जो पोएम है, जो लिटरेरी टेक्स्ट है, उसके इफेक्ट की वजह से। इफेक्ट किस पर हो रहा है, अपॉन द रीडर, रीडर के ऊपर। और स्पेशली कैसा इफेक्ट है, स्पेशली इमोशनल इफेक्ट है। यानी कि जिस पोएम को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, जिस पोएम की, जिस टेक्स्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसको कोई रीडर अगर पढ़ेगा तो उस पर, उस रीडर पर, उस पोएम का, उस टेक्स्ट का क्या इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा, इस बात की वजह से जो एरर होता है in the interpretation or in the textual interpretation of that text, this error is known as affective fallacy। क्लियर, बात समझ में आ गई। जैसे आपको एक एग्जांपल हम दें, ठीक है। मींस मान लीजिए कि आतिफ असलम का कोई गाना है, वो एक सैड सॉन्ग टाइप का, और या फिर मान लीजिए के का ही सॉन्ग है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो आपको वो गाना दे दिया जाए एनालिसिस के लिए, और आप क्या करें, उसकी एनालिसिस में कुछ ये विचार करने लगे कि सपोज दैट एक कोई रीडर है जिसका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है, और उस रीडर पर इस सॉन्ग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आप उसकी टेक्सटुअल एनालिसिस करने के बजाय उस रीडर पर पड़ने वाले इमोशनल इफेक्ट का जिक्र अपने पूरे क्रिटिसिज्म में कर दें, तो वो क्या कहा जाएगा, अफेक्टिव फैलेसी। एंड अकॉर्डिंग टू both the writers, these two fallacies occur in criticism little or more at every time, ठीक है। जो न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म के पहले के जो भी लिटरेरी ट्रेंड्स थे, उनमें ये फैलेसीज पाई जाती थी। ऐसा किसका मानना है, इन दोनों राइटर्स का, विलियम के विमसॉट एंड मॉनरा बियर्ड्सले, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। अगला जो टर्म है उस टर्म पर चलते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, तब हम लोग आगे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं वो है मैजिक रियलिज्म और मैजिकल रियलिज्म, दूसरा है एलिग्री, ठीक है। चौथी यूनिट में आपके यही दो टर्म्स बचे हैं, तो इन पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं मैजिक रियलिज्म की, ठीक है। तो मैजिक रियलिज्म
दैट इज हम जब लोग रियलिज्म पढ़ रहे थे उसी समय हमने चर्चा की थी कि दिस इज अ सब जॉनरा ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का ही एक सब जॉनरा है। और यानी कि जब रियलिज्म है और उसमें कोई मैजिकल इफेक्ट डाल दिया जाए, मीन्स रियलिज्म विद सम मैजिकल इफेक्ट इज नोन एज मैजिक रियलिज्म और मैजिकल रियलिज्म। ये मैजिक क्या है, इसी बात का जिक्र करना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार कमेंट चेक कर लूं, आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आया है? नहीं आया है, चलिए। अच्छा, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ, इस बात का हमको आप लोग रिप्लाई बाद में दीजिएगा। ठीक है, कि जैसे क्लास बिगिन होती है तो संख्या ज्यादा होती है, क्लास एंड होते होते संख्या घटने लगती है, ऐसा क्यों होता है? जैसे 15, 16 17 बिगिन करते हैं और क्लास एंड होने के टाइम कुछ 9, 10 बजते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों आपके साथ होता है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक, ये बात आप हमको जरा सा बताइएगा। ठीक है, तो रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है, द टर्म ओरिजिनली अप्लाइड इन द ईयर 1920s। ठीक है, कब ये टर्म क्वाइन किया गया? 1920s में। ठीक है, 1920s में इस टर्म को क्वाइन किया गया। ठीक है, किस पर अप्लाई किया गया? टू अ स्कूल ऑफ सररियलिस्ट जर्मन पेंटर्स। ये बात नोट कर लीजिएगा, अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ जर्मन सररियलिस्ट पेंटर्स। ठीक है, तो एक ग्रुप था सररियलिस्ट पेंटर्स का जर्मनी में, उन्हीं के लिए इस टर्म का सबसे पहले यूज किया गया, मैजिक रियलिज्म का। कहां पर? जर्मनी में। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आपको परेशान कर रहा होगा, व्हाट इज दिस सर रियल? रियल तो ठीक था, उसमें सर काहे लगा दिया गया? सर रियल का मतलब होता है अति यथार्थवाद, अति यथार्थ। ठीक है, अति यथार्थ, सररियल का मतलब होता है अति यथार्थ, सररियलिस्ट का मतलब हुआ अति यथार्थवादी। ठीक है, अति यथार्थवादी, सररियलिज्म का मतलब हुआ अति यथार्थवाद। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ सररियलिस्ट पेंटर्स थे, उनके ग्रुप के लिए इसका सबसे पहले यूज किया। किसने किया? बाई फ्रांज रो, FRANZROH, फ्रांज रो। ठीक है, कब किया था? इन द ईयर, इन द ईयर 1925, इन द टाइटल ऑफ हिज बुक। ठीक है, एक किताब थी इनकी जिसका टाइटल था, ये जर्मन वर्ड्स हैं, बस लिख करके आप इसको एज इट इज रट्टा मार लीजिएगा, हमसे ना मतलब पूछिएगा ना प्रोनाउंसिएशन पूछिएगा। ठीक है, जो हमको समझ में आता है प्रोनाउंसिएशन वो हम लिख दे रहे हैं। एक्सप्रेशनिज्मस। ठीक है, नॉट एक्सप्रेशनिज्मस, संभवतः इसका मतलब है कि न्यू एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, संभवतः यही मीनिंग होगा। मैजिकर
ठीक है। इसके बाद इसका एक सबटाइटल भी है, लेकिन सबटाइटल से आपको लेना देना नहीं है। तो इसमें ये जो वर्ड है मैजिकल रियलिज्मस, दैट इज मैजिकल रियलिज्म, ठीक है, जहां तक हमको समझ में आता है जर्मन, इसका मीनिंग है न्यू एक्सप्रेशनिस्ट मैजिकल रियलिज्म, ठीक, यही इसका मीनिंग होना चाहिए। ये बुक थी, कब पब्लिश हुई थी? 1925 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और यहीं पर ये टर्म जो है पहली बार यूज किया गया था। किसके लिए यूज किया गया था? एक ग्रुप ऑफ पेंटर था जिनको सररियलिस्ट पेंटर्स कहते थे, उन्हीं के लिए इस टर्म को पहली बार 1925 में जर्मनी में यूज किया गया था। एंड लेटर दिस टर्म वाज अडॉप्टेड बाय सम क्रिटिक्स इन लिटरेचर। और उससे पहले एक बात और हुई थी लेटर, इसको भी लिख लीजिए, यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोज फिक्शन ऑफ जॉर्ज लुइस बॉग्स। ठीक है, जॉर्ज, ठीक है, ये एक राइटर थे महोदय, कहाँ के? इन अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना के एक राइटर थे जॉर्ज लुइस बॉक्स, ठीक है। इनके जो प्रोज फिक्शंस थे उसके लिए इस टर्म को बाद में यूज किया गया। एंड बाद में, एंड आफ्टर दैट दिस टर्म वाज associated with several other writers and their writing, like Gabriel Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez, कहाँ के थे? कोलंबिया, ठीक है, कोलंबियन राइटर थे, मींस अमेरिका के थे, ठीक है, कोलंबिया अमेरिका में ही है। इसके बाद दूसरे नाम है इसाबेल आर्चर, सॉरी इसाबेल एलेंडे, इसाबेल एलेंडे, ठीक है, ये चिली के थे। तीसरा नाम लिखिएगा गंटर ग्रास, ये यू के ऊपर इस तरीके से दो बिंदियां रखिएगा, ठीक है, एक्चुअली ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इंग्लिश का लेटर नहीं है, ठीक है, गंटर ग्रास, गंटर ग्रास, ये जर्मनी के थे, ठीक है। और एक इटालो काल्विनो थे महोदय, इटली के थे, कल भी इनका नाम आपने सुना होगा, इटालो काल्विनो, ठीक है, इटली के थे। अब बात करते हैं उनकी जिनका आप नाम सुनना चाहते हैं, अंग्रेजों की, जो इंग्लैंड के थे, जॉन फाउल्स, जॉन फाउल्स, ठीक है, जॉन फाउल्स। एंड दूसरा नाम लिखिएगा सलमान रुश्दी, इनका नाम आपने सुना होगा, इंडिया के थे, ठीक है, बम्बई में पले बढ़े थे, और ये बाय बर्थ कश्मीरी थे, ठीक है, सलमान रुश्दी।
ठीक, ये वो राइटर्स हैं जिनके वर्क्स को मैजिक रियलिज्म के अंदर शामिल किया जाता है या कहा जाता है कि इनके वर्क्स जो हैं वो मैजिक रियलिज्म के वर्क्स हैं। ठीक है, तो मैजिक रियलिज्म एक्चुअली में क्या है, इज द टेक्निक इन विच द राइटर वीव इन एन एवर शिफ्टिंग पैटर्न। ठीक है, एक ऐसा पैटर्न वीव करते हैं अपने राइटिंग में जो हमेशा शिफ्टिंग होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, क्या होता है उसमें, अ शार्प एज रियलिज्म in representing an ordinary event and details together with fantastic and dream-like elements as well as with materials derived from myth and fairy tales। ठीक है, तो इसमें जो इनकी वीविंग होती है, जो इनका नैरेटिव होता है, उसमें दो चीजें होती है। जैसे मैंने कहा, एक मैजिक होगा, दूसरा रियलिज्म होगा। ठीक है, रियलिज्म क्या हो गया, रियलिज्म इसमें होंगे ऑर्डिनरी इवेंट्स एंड डिटेल्स विद फैंटास्टिक एंड ड्रीम लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, दो चीजें हुई, क्या क्या, एक ऑर्डिनरी इवेंट्स हुए, उनकी डिटेल्स हुई, और दूसरी क्या हुई, फैंटास्टिक एंड ड्रीम लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो मैजिक है, मैजिक इज फैंटास्टिक एंड ड्रीम लाइक एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी डिटेल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी जो रियल सिचुएशंस हैं, रियल थिंग्स हैं, उनको जब कुछ फैंटास्टिक और ड्रीम लाइक एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है, इंटरवीव कर दिया जाता है, तो देन दिस टेक्निक इज नोन एज मैजिक रियलिज्म। ठीक है, और ये जो फैंटास्टिक ड्रीम लाइक एलिमेंट्स हैं, दीज समटाइम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम मिथ्स एंड फेरी टेल्स। ठीक है, अब एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दें, सलमान रुश्दी का नॉवेल है जिसको कहते हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज एक्चुअली रियलिस्ट नॉवेल दैट फोकसेस ऑन the situation of India just after freedom, from the freedom of India till I think the reign of Mrs. Indira Gandhi। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय तक का जो उसमें जिक्र है, जो रियल सिचुएशन थी, पार्टीशन की सिचुएशन थी, और भी बहुत सारी सिचुएशन थी, उन सारी रियल सिचुएशंस को इनमें प्रेजेंट किया गया है, along with a very dream like element that is present in several characters, in all those characters who born on the same midnight when India got freedom। ठीक है, तो जब इंडिया को फ्रीडम मिली, यानी कि 15 अगस्त 1947 की रात जो बच्चे पैदा हुए थे, उनके अंदर एक मैजिकल पावर थी। वो मैजिकल पावर ये थी कि दे कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी संचार यंत्र की सहायता के, बिना किसी चीज के, वो देश के किसी भी कोने में थे, वो एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। दिस इज मैजिक सिचुएशन, दिस इज मैजिक थिंग, दिस इज ड्रीम लाइक थिंग, जो कि रियल सिचुएशंस के साथ मिला दिया गया। एंड दिस थिंग इज नोन एज, दिस टेक्निक ऑफ नरेशन इज नोन एज मैजिक रियलिज्म। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 बातें आज समझी। क्या क्या समझा, अफेक्टिव फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी एंड मैजिक रियलिज्म। अब एक बचता है एलिग्री। अब एलिग्री की चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज अब टाइम हो चुका है, 8 बजने को है। एलिग्री पढ़ेंगे एंड आफ्टर एलिग्री हम लोग फिर से यूनिट 1 पर आ जाएंगे और न्यू क्लासिकल से आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें। इतने में कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका है तो फटाफट से आप लिखिए। कल की क्लास एलिग्री पर होगी, और आई थिंक एलिग्री से भी टाइम बचेगा तो हम लोग न्यू क्लासिसिज्म पर कंटिन्यू करेंगे। आज कोशिश तो थी कि हम लोग एलिग्री को भी कर लेते, लेकिन जो शुरुआत में हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की उसमें टाइम ज़्यादा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे। लगभग आधे घंटे की क्लास एलिग्री पर होगी, तो
एलिगरी के बाद हम लोग नियो क्लासिसिज्म पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई किसी को कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हैं, देन प्लीज गो अहेड, अदरवाइज गिव मी अ साइन सो दैट आई कैन एंड द क्लास। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज हरी अप। ओके, थैंक यू विशाल। नेचुरलिज्म के पीडीएफ अपलोड नहीं किया, हाँ नेचुरलिज्म का भी करना है, ये आज जो हमने पढ़ा है इसका भी करना है। देखिए अभी मैं इतना करके तभी यहाँ से निकलूंगा ताकि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।